नमस्कार, मेरा नाम केएस मिश्रा है। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल इग्नो फेयर पर। जी हां, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए आज मैं आया हूं। वो बहुत ध्यान से हेडलाइंस देखिए। व्हाई इंडिया रिजेक्ट्स क्लाइमेट फाइनेंस डील एट कॉप 29। जो कॉप 29 सम्मेलन है, अभी हाल ही में संपन्न हुआ है, इस पे हम बात करेंगे। तो आखिरकार भारत ने क्लाइमेट फाइनेंस से संबंधित डील को रिजेक्ट क्यों किया? आप सभी जानते हैं कि क्लाइमेट फाइनेंस के लिए भारत एक बहुत बड़ा दावेदार था और इवन कॉप 28 में भी इससे संबंधित बात बनी थी कि हाँ भाई, ये जो क्लाइमेट फाइनेंस है उसको जो है बढ़ाया जाएगा। तो भारत ने आखिरकार इतना बड़ा अमाउंट, जो देखने में आपको बहुत बड़ा लगेगा, अभी मैं डिस्कस करूंगा, उसको रिजेक्ट क्यों किया भारत ने? कॉप 29 में भारत ने साफ साफ कहा, भारत खासकर जो ग्लोबल साउथ के लीडर के रूप में जो है सामने आया, जो हमेशा इस चीज का समर्थन करता रहा है कि डेवलप्ड कंट्री ऑलरेडी जो एनवायरमेंट डिग्रेडेशन कर चुके हैं, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन को नजरअंदाज करते हुए अपने आप को डेवलप कर चुके हैं। अब डेवलपिंग कंट्रीज पर जो बर्डन, एक मतलब प्रेशर क्रिएट करते हैं कि हाँ आप इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन ना करो। तो अगर डेवलपिंग कंट्री एनवायरमेंट डिग्रेडेशन नहीं करेंगी तो कहीं ना कहीं वो अपने डेवलपमेंट से कंप्रोमाइज कर रही हैं, अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट से कंप्रोमाइज करें। तो उस उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो होने वाला लॉस है, उसको डेवलप्ड कंट्रीज को कंपेंसेट करना चाहिए। और इसके लिए क्लाइमेट फाइनेंस डील जो है, जो प्रपोज थी, आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि कॉप 29 में भारत ने उसको रिजेक्ट कर दिया। इन सभी पर आपसे बहुत डिटेल्ड में बात करने वाले हैं, आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी लोग क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें। देखिए, ये जो आपकी कॉप सम्मेलन है कॉप 29, ये कहां पे हुआ है? ये बाकू में, अजरबैजान में। अजरबैजान में, और 11 से 22 नवंबर, ध्यान दीजिएगा, कब? 11 से 22 नवंबर को ये तक ये चला है। अब लगभग में 2 सप्ताह के निगोशिएशंस के बाद में, 11 से 22 नवंबर के बीच में 2 सप्ताह, लगभग मान के चलिए कि 2 सप्ताह के मोटा मोटा निगोशिएशन के बाद में जो डील प्रपोज्ड हुई, जो कॉप 29 में अडॉप्ट की गई, भारत ने उसको रिजेक्ट कर दिया। कहा भाई हम इसके सहमत नहीं है। देखिए, कॉप 29 आपके कहां पे हुआ है? ये आपका अजरबैजान है, इधर ये कैस्पियन सी है, ठीक है। तो अजरबैजान में जो है कॉप 29 हुआ है, इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा, आपसे प्रीलिम्स में भी इससे संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बाकू अजरबैजान। देखिए, एक बहुत बड़ा अमाउंट, खासकर जो ग्लोबल साउथ है, उस ग्लोबल साउथ के लिए, कि जिससे वो फाइट कर सके जो क्लाइमेट चेंज है उससे, इंडिया कॉल्स इट पाल्ट्री सम, एक तुच्छ अमाउंट भारत ने कहा। और कितना? $300 बिलियन का। अब आपको देखने में तो लग रहा होगा कि ये जो कॉप डील है, $300 बिलियन एवरी ईयर बाई 2035 तक। आखिरकार इतना बड़ा अमाउंट है, भारत ने क्यों रिजेक्ट किया? तो इस पे भी हम बात करेंगे कि आपको देखने में इतना बड़ा अमाउंट लगता है, लेकिन क्या डेवलपिंग कंट्री को अगर एक साथ मिलाया जाए और उनकी इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन को बचाने के लिए जो उनका इकोनॉमिक लॉस होता है उसको देखा जाए, तो क्या ये $300 बिलियन कहीं स्टैंड करते हैं? भारत जो सबसे बड़ी जो है जनसंख्या वाला देश है, क्या वो कहीं ना कहीं उससे बेनिफिट पा रहा है या नहीं पा रहा है? इन सभी पे बात करेंगे कि भारत ने क्यों रिजेक्ट किया। देखो, कॉप 29 ट्रिपल्स क्लाइमेट फाइनेंस टू $300 बिलियन अ ईयर, जो अभी तक 100 बिलियन, $100 बिलियन का ये क्लाइमेट फंड प्रपोज था, उसको बढ़ाकर ट्रिपल कर दिया गया है $300 बिलियन का। इसके बावजूद भी भारत और बाकी डेवलपिंग कंट्रीज जो है सेटिस्फाइड इस चीज से नहीं है। और उन्होंने क्या कहा, जो बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उन्होंने क्या कहा, इस डील को कहा कॉल टू लेट, टू लिटिल टू लेट। पहली चीज, बहुत कम अमाउंट है, और दूसरा चीज, बहुत देर से ही आया है। टू लिटिल टू लेट, ये सारे जो है डेवलपिंग कंट्रीज द्वारा ऐसा उस डील के बारे में कहा गया। और इंडिया स्लैम्स क्लाइमेट फाइनेंसिंग डील एट कॉप 29 कॉल्स इट मैनेज्ड। भारत ने कहा कि भाई ये कोई सपोर्ट नहीं करती, ये हमें कहीं से कंपेंसेट नहीं करती, ये केवल मैनेज करती है, ठीक है। ये केवल मैनेज करती है। ये मैनेज करने के लिए लाया गया है कि मतलब दोबारा से कभी भी डेवलप्ड कंट्री के ऊपर जो है इस चीज को लेकर प्रेशर ना क्रिएट किया जाए, और डेवलप्ड कंट्री एक हिसाब से हाथ खड़े कर सकें कि भाई हम तो फाइनेंस करते हैं, हम फाइनेंस करते हैं, और इस वजह से वो प्रेशर और ज्यादा क्रिएट कर सकें। तो इट मैनेज्ड, ये केवल मैनेज करती है, इट डजंट कंपेंसेट। आप ध्यान दीजिएगा इस चीज को। और भारत ने, इसलिए भारत की जो वहां पे डेलीगेशन की रिप्रेजेंटेटिव है चांदनी रैना, इन्होंने बहुत बढ़िया वक्तव्य दिया, और उसको पूरी डील को इन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि ये सबसे बड़ी बकवास डील है, और कहीं से भी भारत को ये एक्सेप्टेबल नहीं है। कैसे? देखिए, इन्होंने कहा, जो इंडियन निगोशिएटर थे, जो
बाकायदा निगोशिएशन में इन्वॉल्व रहे। सबसे पहले तो इन्होंने कहा गया कि इस डील को अडॉप्ट करने से पहले भारत को बोलने तक नहीं दिया गया। भाई दुनिया का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश, और वो भी जो ग्लोबल साउथ का एक लीडर के रूप में है, उसको बोलने नहीं दिया गया। कॉप 29 में उस डील को अडॉप्ट करने से पहले बोलने नहीं। उसका रीजन क्या था? क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से समझते थे कि अगर भारत बोलेगा तो भारत इसको रिजेक्ट कर देगा या भारत इसको अडॉप्ट नहीं करने देगा। तो उसको अडॉप्ट करने से पहले भारत को बोलने तक नहीं दिया गया, और यही इसी वजह से जो है भारत ने इस डील को कहा कि वी आर वेरी अनहैप्पी डिसअपॉइंटेड विद दिस प्रोसेस। जो प्रोसेस है उससे हम पूरी तरह से डिसअपॉइंट हैं। देखो, अगर मैं भारत की बात करता हूं तो भारत का कार्बन एमिशन बहुत लो है इन कंपेरिजन टू अदर कंट्रीज एंड सम डेवलप्ड कंट्रीज। जबकि भारत अगर बात करते हैं ग्लोबल पॉपुलेशन का, तो मोर देन 17% ग्लोबल पॉपुलेशन जो है कहां रहती है? भारत में। इसके बावजूद भी भारत का कार्बन एमिशन लो है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि भारत इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन से बचाने के लिए अपने जो इकोनॉमिक बेनिफिट है उनसे कंप्रोमाइज कर रहा है। अगर भारत इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन को ध्यान में न रखे तो शायद ही उस भारत बहुत अच्छे से जो है इकोनॉमिक बेनिफिट अपना गेन कर पाएगा और जल्दी डेवलप्ड कंट्री की तरफ बढ़ पाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा। तो भारत ने फिलहाल के लिए जो है इसको पूरी तरह से रिजेक्ट किया है। और ये देखिए, ये जो है नाइजीरिया की स्पेशल एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज है, इन्होंने इसको कहा इट इज अ जोक। ये जो फंड है, इस फंड को क्या कहा? इन्होंने कहा इट इज अ जोक। अब सवाल ये उठता है, तो आखिरकार चाहते क्या है भाई? $300 बिलियन मिल रहा है, तो आखिरकार चाह क्या रहे हैं भारत और डेवलपिंग कंट्री? देखो, पहली चीज, भारत ने साफ साफ जो है इल्जाम लगाया, कहा कि नॉट अलाउड टू स्पीक बिफोर एडॉप्शन ऑफ दिस डील। डील को अडॉप्ट करने से पहले बोलने तक नहीं दिया गया, और ये गलत बात है। ठीक है, इसको भारत ने एक तुच्छ अमाउंट, एकदम पाल्ट्री सम कहा कि भाई ये जो $300 बिलियन है। देखो, जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनका ये मानना है कि हमें कम से कम 1.3 ट्रिलियन दिया जाना चाहिए। ये किसी एक देश को नहीं दिया जा रहा है। जो 50-60 एक हिसाब से देख लें, डेवलप्ड कंट्री को छोड़ दें, तो बाकी के जो ऑलमोस्ट नियर अबाउट 200 कंट्रीज हैं जो एक डेवलपिंग कंट्री में आते हैं, तो उन डेवलपिंग कंट्रीज और खासकर जो मतलब लो डेवलप्ड कंट्री हैं, तो उनको भी इस चीज का की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो अपने आप को डेवलप कर सकें। देखो, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर में बहुत ज्यादा जो है इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन को नजरअंदाज किया गया। और जब कुछ ऐसे देश जब वो डेवलप हो गए, जैसे आपने एनवायरमेंट कुछ नेक्स्ट कर पढ़ा होगा, ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया, तो क्या कि हाँ, जैसे जैसे आपका जब इस शुरुआती स्टेज होती है, जब आप अपने आप को इकोनॉमिक डेवलप करने की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो आप उस समय क्या करते हैं? उस समय आपके पास ना इतना फंड होता है और कि आप जो है इन्वायरमेंट की जो समस्याएं हैं उनसे टैकल कर सकें, और आप उनको नजरअंदाज करते हैं। जब आप एक स्टेज पे पहुंच जाते हैं और आप डेवलप कंट्री की तरफ बढ़ जाते हैं, जैसे भारत आज की डेट में जिस पोजीशन पे है, अब वो धीरे धीरे क्या कर रहा है? इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन होना कम होगा। तो उसी तरह से जब उस सम वो दौर था, उस दौर में इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स को एकदम नजरअंदाज कर दिया गया। और जो कंट्रीज आज की डेट में जैसे डेवलप हैं, जैसे यूएसए, फ्रांस, जापान, ठीक है, इन सभी की अगर मैं बात करूं, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने पूरी तरह से इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन को नजरअंदाज किया और खुद को डेवलप किया। तो देखा जाए तो जो इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हुआ उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है जो डेवलप्ड कंट्रीज है। तो इन्होंने खुद को तो डेवलप कर लिया, अब जो डेवलपिंग कंट्री है उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करना स्टार्ट किया कि भाई आप इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन कम करो। तो अगर वो इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन कम करेंगे तो क्या होगा भाई? जाहिर सी बात है, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वो ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो कंट्री जिन्होंने इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन सबसे ज्यादा किया है और खुद को उन्होंने डेवलप कर लिया है, तो वो एक फंड ऐसा बनाए कि जिससे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको उस फंड से वो सहायता कर सके कि भाई आप अपने इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन को रोकने के लिए जो प्रयास कर रहे हो, अपना जो इकोनॉमिक लॉस कर रहे हो, उसको हम आपको क्या कर रहे हैं? फंडिंग कर रहे हैं, जिससे कि आपका जो विकास है, जो आपका डेवलपमेंट है, वो किसी तरह से प्रभावित ना हो। और इसके लिए अगर देखा जाए तो रिसर्च बताते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्री हैं वो हर साल लगभग में मान के चलिए कि $2 ट्रिलियन के आसपास में जो है कंप्रोमाइज करते हैं, इस चीज को लेकर अपना लॉस करते हैं। ऐसे में जरूरी है कि 1.3 ट्रिलियन की जो डिमांड की गई है, 1.3 ट्रिलियन की डिमांड कम नहीं है,
अब ये 1.3 ट्रिलियन किसी एक देश को नहीं दिया जाएगा, सारे देशों में बांटा जाएगा। अभी की जो मौजूदा देखो भारत की पॉपुलेशन देखते हुए अगर देखा जाए, जैसे 300 बिलियन डॉलर का जो फंड सैंक्शन किया गया है, वो 300 बिलियन डॉलर का फंड अगर भारत के शेयर में जाए तो सबसे बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद भारत के शेयर में सिर्फ कितना आएगा आपको पता है? सिर्फ 10 बिलियन के आसपास में आएगा। अब ये कितना कम अमाउंट हो गया भारत को देखते हुए। तो आपको देखते हुए वो जरूर दिखता होगा कि डॉलर 300 बिलियन है, लेकिन अगर हम कंट्री वाइज देखें तो अगर भारत जैसे देश के हिस्से में सिर्फ 10 बिलियन का अमाउंट आ रहा है, सिर्फ 10 बिलियन डॉलर का, तो आप सोचिए कि भारत कैसे इन्वायरमेंट से जो समस्याएं हैं उनको टैकल कर पाएगा, कैसे अपने इकोनॉमिक जो लॉस हो रहा है उसको कैसे जो है वो रिकवर कर पाएगा। तो इन सभी को देखते हुए भारत ने उसको रिजेक्ट कर दिया साफ साफ। और बाकी जो है ग्लोबल साउथ के लिए स्टैंड फॉर पब्लिक फाइनेंस की भाई एक फाइनेंस जो होना चाहिए, इसके लिए जो है सब लोगों ने विरोध भी किया। आप ध्यान दीजिएगा, देखो demanded $600 billion of the 1.3 trillion to be the public grant or grant equivalent to finance। मतलब इसमें कि जो 1.3 ट्रिलियन की डिमांड की गई है उसमें 600 बिलियन क्या होना चाहिए, बिलियन डॉलर, ये पब्लिक फाइनेंस होना चाहिए, पब्लिक ग्रांट्स होनी चाहिए। ठीक है, पब्लिक ग्रांट्स होनी चाहिए, मतलब कि उसके अगेंस्ट वो आपको वापस भी नहीं लेनी है। ग्रांट आप समझ ही रहे होगे, अनुदान, वो पब्लिक अनुदान 1.3 ट्रिलियन जो है उसमें से लगभग में $600 बिलियन आपका पब्लिक ग्रांट होनी चाहिए। और यहाँ पर $600 बिलियन पब्लिक ग्रांट तो दूर की बात, आपको जो सैंक्शन ही किया जा रहा है, जो अडॉप्ट किया जा रहा है, उसमें सिर्फ टोटल अमाउंट $300 बिलियन का आपको दिया जा रहा है टोटल डेवलपिंग कंट्रीज को। तो इस वजह से भारत ने इसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। और जो है भारत ने कहा कि अभी क्या कहा है भारत ने आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, देखो इसमें भारत ने कहा कि इंडिया डज नॉट एक्सेप्ट द गोल प्रपोजल इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म, द अमाउंट दैट इज प्रपोज्ड टू बी मोबिलाइज्ड इज abysmally poor, it is a paltry sum, it is not something that will enable conducting climate action that is necessary for the survival of our country। मतलब हमारे देश के जो सर्वाइवल के लिए जितना फंड आवश्यक है वो बिल्कुल भी ये फंड नहीं है। और इस फंड में हम किसी भी तरह से अपने जो इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन को कंट्रोल करने के लिए जो अपना इकोनॉमिक लॉस करते हैं उसको हम कहीं से भी कवर नहीं कर सकते। तो ये भारत के सर्वाइवल के लिए बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है, इसलिए हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, भारत की तरफ से इसको कहा गया। ठीक है, अब देखो एक चीज और है, अब चलो ठीक है अमेरिका तो आ गया और उसने कहा चलो $300 बिलियन दे रहे हैं, बट बाकी जो कंट्रीज हैं जो सब डेवलप्ड कंट्री मिलकर $300 बिलियन दे रहे हैं उसमें भी दुविधा है। क्योंकि अभी आप जानते हैं कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए हैं अमेरिका के, और अभी बाइडेन की जगह कौन आने वाले हैं? डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ बोला है कि मुझे प्रेसिडेंट बनने दीजिए, अमेरिका इज नॉट गोइंग टू पे अ सिंगल डॉलर अगेंस्ट क्लाइमेट फाइनेंस। ठीक, तो भले ये डील हो जा रही है, अब आते हैं कि बाइडेन ने जितनी क्लाइमेट से संबंधित डील की थी वो सब हम वापस कर दें। भले ही देखो अब प्रेसिडेंट कौन होगा? प्रेसिडेंट होंगे डोनाल्ड ट्रंप। तो ऑब्वियसली वो किसी भी चीज को जो बाइडेन ने किया है, उनकी किसी भी योजना को, किसी भी जहां भी सिग्नेचर, किसी भी एग्रीमेंट को रद्द करने की उनके पास पावर भी होगी। तो वो पहले ही इस तरह की बयानबाजी दे चुके हैं। हालांकि उसके जो है सपोर्ट में बाइडेन आए, बाइडेन ने कहा नो रिवर्सल ऑफ यूएस क्लीन एनर्जी एडवांसेज अहेड द ट्रंप प्रेसिडेंसी, की ट्रंप प्रेसिडेंसी में ऐसा होने नहीं वाला है, ऐसा कुछ होगा नहीं। लेकिन भाई क्यों नहीं कर सकते हैं, वो प्रेसिडेंट रहेंगे वहां के, उनके पास इतनी पावर वहां पे प्रेसिडेंट को होती है कि हाँ जो है वो इन सब चीजों को रिवर्स कर सकते हैं, और वो पहले ही ऐसे बयानबाजी दे चुके हैं। और आपको जैसे मैंने बताया है वैसे भी अमेरिका में फंड को कट करने के लिए, मतलब एक देखो डोजी डिपार्टमेंट से संबंधित मैंने बताया था कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी डोजी उन्होंने बनाया, एक प्राइवेट जिसमें एलन मस्क को और ईवी रामास्वामी को लिया, और उनका उद्देश्य क्या है? सिर्फ और सिर्फ अपने बजट को कम करना। और एलन मस्क ने ये प्रॉमिस भी किया है कि 2 ट्रिलियन का बजट जो है, $2 ट्रिलियन का बजट कम करेंगे। गवर्नमेंट की 499 डिपार्टमेंट से को जो है धीरे धीरे कम करके सिर्फ 99 डिपार्टमेंट्स तक रखेंगे। ऐसे में बिल्कुल इट इज पॉसिबल कि डोनाल्ड ट्रंप आए और ये जो $300 बिलियन का फंड जो है अडॉप्ट किया गया है इसमें भी हाथ खड़ी कर लें कि अमेरिका अपना शेयर नहीं देगा, क्योंकि उनकी बयानबाजी अभी तक कुछ ऐसे ही रही है। तो आप समझ लीजिए कि कुल मिला के ये है कि जो क्लाइमेट फाइनेंस से संबंधित डील है या जो जब क्लाइमेट चेंज से संबंधित, देखिए बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं,
लेकिन जितने भी कॉप सम्मेलन होते हैं उसमें जो चीजें अडॉप्ट की जाती हैं वो कभी भी जनरली अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती हैं। और दुनिया जब तक कोई बहुत बड़ा खामियाजा नहीं भुगत लेती तब तक जो है ये डेवलप्ड देश जो है, जो भी डेवलप्ड कंट्री हैं, वो सीखेंगे नहीं, वो सबक नहीं सीखेंगे। और मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि यहाँ जो है ये वेट कर रहे हैं कि दुनिया को इतना बड़ा खामियाजा भुगत ले, दुनिया को बहुत बड़ा नुकसान उठाने को मिले इस क्लाइमेट चेंज के प्रभाव से। क्लाइमेट चेंज के दुष्परिणाम कितने भयानक होते हैं आप अक्सर देखते रहते हैं। तो है, आप सभी लोग क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें। और हाँ, आपसे एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, रात को यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उनका एनालिसिस चलता है। 2023 के पेपर, 2022, 2021 और 2020 के पेपर का एनालिसिस, पूरा डिटेल्ड एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मैं जो करंट अफेयर है उसको आपके प्रेजेंट के हिसाब से आपको बताता हूँ, जिससे कि आपकी इस बार के क्वेश्चन जो पेपर है उसमें आपको हेल्प मिल सके, साथ में आरओ आरओ के लिए भी वो हेल्पफुल रहेगा। तो इसलिए आप सभी लोग क्लास जरूर देखा करें। और डेली सुबह करंट अफेयर की क्लास अपलोड होती है जिसमें रिवीजन होता है, पूरे एक साल का मैं एमसीक्यू के माध्यम से करंट अफेयर का रिवीजन करा रहा हूँ। तो इन सभी क्लासेज को आप लोग जरूर देखा करें। धन्यवाद आपसे।